ओके 1845 में स्टोक्स नाम के एक बंदे ने हमको विस्कस फोर्स से रिलेटेड एक लॉ दिया, जिस लॉ के अनुसार उसने हमको विस्कस फोर्स की मैग्नीट्यूड दी जब हम किसी स्पेरिकल बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में छोड़ देते हैं। क्या होगा कि जब भी हम स्पेरिकल बॉडी को विस्कस मीडियम में छोड़ देंगे तो विस्कस फोर्स क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में देखो हम लोगों ने विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी के ऊपर डिस्कस किया। विस्कस फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, जो फ्लूइड के मतलब मूविंग फ्लूइड के मोशन को अपोज करता है। अभी होगा क्या कि जो स्टोक्स लॉ है, उस स्टोक्स लॉ ने हमको क्या दी हुई है, उस विस्कस फोर्स की मैग्नीट्यूड और दी है तुम लोगों को बच्चों 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। तो चलो ये जो मैग्नीट्यूड है ये स्टोक्स ने हमको क्या बताया उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो क्या किया स्टोक्स ने ये जो लॉ दिया, ये दिया है हमको स्पेरिकल बॉडी के लिए। जब भी कोई स्पेरिकल बॉडी हम विस्कस मीडियम में छोड़ देंगे तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले विस्कस फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, यह है बेटा एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा होगा, इस कंटेनर के अंदर होगा फ्लूइड, जिस फ्लूइड की कुछ विस्कोसिटी होगी बच्चों, और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी मान लो, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है ईटा। ईटा क्या है, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो भी उस कंटेनर में डाला हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग एक स्पेरिकल बॉडी लेंगे, ये एक स्पेरिकल बॉडी है। ठीक है, इस स्पेरिकल बॉडी की रेडियस लेंगे हम स्मॉल आर। ओके, और इस स्पेरिकल बॉडी को अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे ही स्पेरिकल बॉडी को इस कंटेनर के अंदर हम छोड़ देंगे, ये है वो स्पेरिकल बॉडी। ठीक है, वो क्या होगा, उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, उसका खुद का वेट, बिकॉज उस स्फीयर के पास कुछ मास होगा और ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट काम करेगा। तो उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये जो स्फीयर है ये नीचे नीचे जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस है, बराबर है। अगर मैं छोड़ दूंगा किसी भी स्फेरिकल बॉडी को तो जैसे नीचे जाएंगी एयर में, बिल्कुल वैसे ही वो फ्लूइड के अंदर जाएगी। लेकिन फ्लूइड के अंदर साथ ही साथ में जो ड्रैगिंग फोर्स है वो भी काम करेगा। कैसे, क्योंकि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस पर भी तो फ्लूइड लगा हुआ है, और जो फ्लूइड स्फीयर के सरफेस पे लगा हुआ है वो वाला फ्लूइड स्फीयर के साथ साथ में नीचे जा रहा है। तुम समझ रहे हो, अरे स्फीयर के सरफेस पे फ्लूइड चिपका हुआ होगा, नहीं होगा, होगा। अब स्फीयर नीचे जा रहा है तो वो जो सरफेस पे फ्लूइड है वो भी तो नीचे जा रहा है, ये इसके सरफेस पे। ठीक है, मान लो ये वाला फ्लूइड का कोई मॉलिक्यूल है, तो फ्लूइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फ्लूइड उसके सरफेस पर नीचे जा रहा है। ठीक है, कुछ वेलोसिटी लेट से v से कुछ भी किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v होगी जो नीचे जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जब ये नीचे जा रही है ये वाली लेयर, तो उसके एडजेसेंट वाली लेयर क्या करेगी, उसके एडजेसेंट वाली लेयर और उसके लेयर के बीच में तो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन होगा ना, क्योंकि एक लेयर नीचे आगे जाने की कोशिश कर रही है और उसके बाजू वाली स्टेशनरी है। लेट से अगर ये वाली लेयर नीचे जाने वाली लेयर मतलब जो सरफेस पे है वो स्फीयर मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा हो किसी भी इंस्टेंट पे, तो अगर उसके ऊपर वाली लेयर की भी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसके बाजू वाली लेयर तो रेस्ट में थी, फिर वो वाली इसको ड्रैग करने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसकी 20 वाली जो स्पीड थी वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 20 वाली मान लो 18 हो जाएगी, और ये जो 0 पे थी हो सकता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जो 0 थी वो कुछ तो भी हो जाएगी, लेट से 10 या 15 बढ़ जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से, तो पहले मान लो इस वाले लेयर की थी 20 मीटर पर सेकंड, तो बाजू वाली की जो 0 थी वो उसके साथ उसको उसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगा रही, तो उसकी भी स्पीड बढ़ गई, लेकिन उसकी 0 से कितनी हो गई, 18। लेकिन वो 18 बाजू वाली की होगी, लेकिन उसके बाजू लेयर स्टेशनरी थी जिसके ऊपर भी ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, तो उसकी भी स्पीड बढ़ के मान लो कुछ तो भी 16 हो जाएगी। ऐसे करते करते हर एक लेयर जो इसके आजू बाजू में है, ऐसे लेयर टू लेयर तुम जाओगे तो स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, हर एक लेयर की बढ़ती जाएंगी, जो कि स्टेशनरी थी। किसकी वजह से, इसके वजह से, और इसकी स्पीड कम कम होती जाएगी। मतलब इसकी स्पीड तुम समझ रहे हो, ये वाली जो 20 मीटर पर वाली थी उसने उस लेयर ने ड्रैग किया बाजू वाले लेयर से, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो स्पीड है एक टाइम पे ऐसी यहाँ पे 0 हो जाएगा और उसके बाद वाले लेयर बिल्कुल स्टेशनरी रहेंगे। तो यहाँ पे एक तरह का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ना। ये जो दिख रहा है तुमको ये क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल तो है। इधर से मान लो तुम स्टेशनरी लेयर है, वहां से हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लेयर किधर जाने की कोशिश कर रही है, इधर, और धीरे धीरे वेलोसिटी हर एक लेयर की बढ़ती जा रही है। मतलब इन लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स काम करेगा, और ये विस्कस फोर्स काम करेगा ऊपर वाली दिशा में।
तो ये जो विस्कस फोर्स है, इस विस्कस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी दी है तुमको? वो दी थी 6 पाई ईटा आर वी। और वेयर ये जो 6 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ईटा को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस आर को कहते हैं हम रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, जो भी हमने छोड़ा हुआ है ना। इधर से भी काम करेगा, सेम कहानी इधर भी रहेगी, ठीक है। इसका ईटा उधर मतलब चारों तरफ से, और ये रेडियस आर है उस स्फीयर की, एंड वी क्या है? वो वाली वेलोसिटी जिस स्पीड से वो जा रही है। समझ रहे क्या? मतलब उस वेलोसिटी पे निर्भर करेगा, इस स्फीयर के वेलोसिटी पर निर्भर करेगा कि विस्कस फोर्स कितना रहेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से स्फीयर नीचे जा रहा है, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, बराबर है। लेकिन जब उसको ड्रैगिंग लग रही है, मतलब अपोज किया जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे से, मतलब जितने तेजी से वो जा रहा था उतने तेजी से वो नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चौक को मैं छोड़ दूं, एक स्पीयर ले लिया मैंने, इमेजिन करो, और उस स्पीयर को मैंने छोड़ दिया, तो वो स्पीयर ग्राउंड तक जाने तक उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते उसका एक्सेलरेशन हो गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर उसी स्पीयर को मैं किसी फ्लूइड में डाल दूं जिसकी कुछ विस्कोसिटी है, तो वहां पे अपोज ज्यादा होगा, तो एंड तक पहुंचने तक उसका एक्सेलरेशन अगर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, तो उस इसके अंदर आखिर तक पहुंचने में उसको 30 की जगह पर उसका एक्सेलरेशन शायद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब इसके स्पीड को अपोज किया जा रहा है ड्रैगिंग फोर्स के वजह से, समझ रहे? और वो जो ड्रैगिंग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, उसके मैग्नीट्यूड कितनी दी है? 6 पाई ईटा आर वी। एक बार फिर से देख लो उस फार्मूले को, ठीक है। और यही है स्टोक्स फार्मूला, तुम इसको कह सकते हो। स्टोक्स लॉ ने हमको बताया क्या? स्टोक्स लॉ ने हमको बताया इस विस्कस फोर्स के बारे में कि ये विस्कस फोर्स किस किस चीजों पे निर्भर करता है। वही तुम स्टेटमेंट में बताओगे। तो स्टोक्स लॉ हमको क्या बताता है कि हाँ बताओ स्टेटमेंट कि भाई तो विस्कस फोर्स ये जो यहाँ पे है ना, ये विस्कस फोर्स यहाँ पे जो काम कर रहा है, इस फोर्स की डेफिनेशन तो विस्कस फोर्स एफ वी एक्टिंग ऑन अ small sphere which is passing through a medium, passing through a viscous medium, okay. The viscous force Fv acting on the small sphere passing through viscous medium is directly proportional to कौन कौन सी चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पहली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर? उसने बताया कि ये तो मैंने डायरेक्टली बताया था, लेकिन धीरे धीरे ये लॉ ने हमको क्या बताया? तो पहली बात तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी चीज है जिसके ऊपर ये, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज थर्ड नंबर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर की वेलोसिटी, ठीक है, उस पे भी निर्भर करेगा। तो जितने तेजी से वो जाएगा, देखो वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगेगा, रेडियस बढ़ेगी उसकी, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, तो भी विस्कस फोर्स उसके ऊपर लगने वाला बढ़ेगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस फ्लूइड की जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उस पर भी वो निर्भर करेगा। यानी कि मान लो अगर किसी स्फीयर को तुमने केरोसिन के अंदर डाल दिया, तो वो उसके ऊपर अपोज करने वाला विस्कस फोर्स जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू तुमने अगर हनी में डाल दिया उसको, हनी ज्यादा अपोज करेगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऊपर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहां से हमको ये मिलता है कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज व्हाट, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, उसके बाद में नेक्स्ट है आर, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, एंड वेलोसिटी वी। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। चाहो तो तुम इस वाले चीज को, इस वाले फार्मूले को मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए भी डिराइव कर सकते हो। ये मैंने तुमको डायरेक्टली बताया ना, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको अभी स्टोक्स ने बताया कि एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ईटा आर वी, याद कर लो, ठीक है। क्या बताया? विस्कस फोर्स एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। डिपेंड तो है इन तीनों पे, लेकिन कितने अमाउंट में, कितना प्रोपोर्शनल है, इसके लिए हमको उनके पावर में कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे, लेट से एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ वी इज इक्वल टू, इसको इंप्लाई करेंगे, कुछ तो भी कांस्टेंट लेंगे के, और इधर होगा ईटा की पावर एक्स, आर की पावर वाई एंड वी की पावर जेड, चलेगा। अब क्या करेंगे, इन सबके डायमेंशन लेंगे। के तो हमको पता है कांस्टेंट है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो एफ वी का मतलब
फोर्स का डायमेंशन लेंगे यम यल टी। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स? m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए एमएलटी बॉक्स बच्चों नहीं आएगा। कैमरा शुरू है ना, तो कांस्टेंट के लिए एमएलटी बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ईटा के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन एमएलटी बॉक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया, याद किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो ईटा के लिए क्या है? m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। और इसके पावर पे कौन है बच्चों? x। नेक्स्ट है r यानी कि रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस। तो r मतलब क्या आएगा? दैट इज व्हाट डिस्टेंस। तो l1 की पावर क्या आएगी? y। एंड वेलोसिटी है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो l1 t माइनस 1 की पावर क्या बच्चों? z, ठीक है। पावर से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? m की पावर x, l की पावर माइनस x, t की पावर माइनस x, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इधर आएंगे तो l की पावर क्या हो जाएगी? y, और इधर l की पावर z, t की पावर माइनस z, ठीक है। ये ध्यान से लिखना, ठीक है। अभी हम इनको कंबाइन कर लेंगे तो m की पावर x है, बाकी जगह पर नहीं है, तो यहां पे आएगा m की पावर x, ठीक है। l की पावर देख लो तुम लोग, l की पावर यहां पे आएगा माइनस x, उसके बाद में l की पावर प्लस y, और उसके बाद में l की पावर z, ठीक है। माइनस x, y और z, ये हो गई l की पावर। उसके बाद में कौन बाकी है? t। तो t की देखो, t की पावर आएगी माइनस x और t की पावर आएगी माइनस z। ये बन गया हमारे पास एमएलटी बॉक्स। और इधर क्या था हमारे पास फोर्स का? m1 l1 t माइनस 2। सब लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे? ओके। अभी हम पावर्स को कंपेयरिंग करेंगे, सबके इधर LHS और RHS में जो पावर है, सो बाय कंपेयरिंग द पावर्स। तो क्या मिलेगा? हाँ, इधर देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? सबसे पहले तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, ये देखो x की कीमत मिल गई हमको। उसके बाद सेकंड में क्या मिलेगा? माइनस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू मिल जाएगा बच्चों 1, ठीक है। एंड थर्ड क्या केस मिलेगी? माइनस x माइनस जेड इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 2, ठीक है। ये माइनस जेड है। तो अब तुमको x इज इक्वल टू 1 मिला है, तो इसमें पुट कर दो, तो यहां पे आएगा माइनस 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस जेड। तो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस जेड इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेकर जाओ तो माइनस 2 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो जेड इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? अगेन 1। देखो तुम एक बार फिर से, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू भी 1 मिला, z इज इक्वल्स टू भी 1 मिला, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तुम लोग, तो यहां पे 1 प्लस y तो निकालना है, प्लस z की वैल्यू भी कितनी है? 1 इज इक्वल्स टू क्या? 1। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 1। तो ये x, y और z की वैल्यू हम कहां पे पुट कर देंगे? ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इसमें पुट कर दोगे तो हमको विस्कस फोर्स F इज इक्वल्स टू मिल जाएगा k ईटा की पावर 1 r की पावर 1 और दैट इज व्हाट वेलोसिटी की पावर 1। लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ईटा आर वी। और एक्सपेरिमेंटली ये जो k की वैल्यू है ये कितनी मिली हमको? 6 पाई। तो विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू क्या मिला? 6 पाई ईटा आर वी। ये बना स्टोक्स फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोक्स ने हमको ये बताया बच्चों कि जब भी किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इस स्टोक्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखता हूँ, ठीक है। ओके। तो ये है प्रॉब्लम एक विस्कस फोर्स के ऊपर जो दिया है हमको दिया है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है प्रॉब्लम? अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 मिलीमीटर इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट अ टाइम t। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक विस्कस मीडियम होगा या जो भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ठीक है। उस मीडियम में हमने एक स्फीयर छोड़ दिया, जिस स्फीयर की रेडियस कितनी बताई बच्चों? 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो चाहो तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो उसको मीटर में, कर दोगे तो क्या बनेगा? 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। आगे बोल रहा है थ्रू अ ट्यूब, अच्छा वेलोसिटी दी उसकी, वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट है, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्यूब फिल्ड विद द ग्लिसरीन। तो जो हमारे पास विस्कस मीडियम दिया है वो कौन सा दिया है इस बार? ग्लिसरीन दिया है, ठीक है। हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उस मीडियम के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा है वो कितना दिया बच्चा? 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये उसका
स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। डिटरमाइन द विस्कस फोर्स यानी कि एफ वी तुमको कैलकुलेट करना है। तो ये इतना सिंपल सा प्रॉब्लम तुमको दिया हुआ है, ठीक है, काफी सिंपल है। तो इसके बाद में फार्मूला कौन सा आएगा, तो अभी आएगा हमने जो देखा स्टोक्स फार्मूला, ठीक है। तो स्टोक्स फार्मूला हमको बताया कि विस्कस फोर्स एफ वी इज इक्वल टू क्या होता है 6 बाय ईटा आर वी, 6 बाय ईटा आर वी। तो चलो वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ वी इज इक्वल टू 6 बाय ईटा आर वी में जब वैल्यू पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3.14 इंटू ईटा की वैल्यू दी है तुम लोगों को 0.833 इंटू दैट इज व्हाट वेलोसिटी, सॉरी रेडियस, ईटा पुट किया तुम लोगों ने अभी, ठीक है। तो रेडियस पुट करनी पड़ेगी, वो है 0.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, ठीक है। तो अभी सारी चीजों को जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल तुम कैलकुलेट करो और इसका आंसर एफ वी का मिलेगा तुमको इन न्यूटन, ठीक है। तो तुम लोग सॉल्व करके देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, आंसर के साथ क्रॉस चेक करो, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, बाकी का बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में 2 ही टॉपिक बचते हैं बच्चों, एक इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बाद में बर्नौलीज थ्योरम।